समय पहले हसनपुर गांव में कुणाल अपने बूढ़े पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। कुणाल की मां का कोई बीमारी के कारण कुछ सालों पहले देहांत हो गया था। तब से कुणाल अपने पिता के साथ अकेले ही रहता है। कुणाल बहुत ही आलसी लड़का था। वह दिन भर बस अपने कमरे में सोया रहता था और कोई काम नहीं करता था। घर का सारा खर्चा उसके पिताजी ही उठाते थे। वह दिन भर दूसरे के खेतों में काम करते थे, लेकिन अब वह भी बूढ़े हो चुके थे। अब वह ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। एक दिन धीरज के पिताजी काम करके घर वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि कुणाल अभी तक सो रहा है। अरे उठ भी जा कामचोर, और कितना सोएगा। आखिर कोई इतना आलसी कैसे हो सकता है। जब से तेरी माँ गई है इस घर का पूरा खर्चा मैं ही उठा रहा हूँ। इतना बड़ा होकर एक बोझ सा दिन भर घर में पड़ा रहता है। चल अब उठ और घर को साफ कर दे। अरे पिताजी, आप तो मुझे सुबह सुबह आराम भी नहीं करने देते। अरे मूर्ख, दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं अभी घर पर खाना खाने आया हूँ और तू कह रहा है कि सुबह हो रही है। पिताजी, क्या आप सच कह रहे हैं? दोपहर के 2 बज गए और आप घर पर खाना खाने आए हैं। मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। जरा अपनी आंखें खोल और बाहर झांक कर देख। पूरा गांव जानता है कि तू कितना बड़ा आलसी है। बेटा देख, अगर मेरी इतनी उम्र ना हुई होती तो मैं तुझे कभी काम करने को नहीं कहता, लेकिन सच तो यह है कि मेरी अब उम्र हो चली है। अब मुझसे इस घर की जिम्मेदारी और नहीं उठाई जाती। मैं काम करके आता हूं तो बहुत थक जाता हूं और कई दिनों से मेरे शरीर में बहुत कमजोरी भी है। क्या पिताजी, आप सीधे क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ गए हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं चाहता हूँ तू एक बहुत मेहनती आदमी बन जाए ताकि गांव के सारे लोग तेरी इज्जत करें। ठीक है पिताजी, मैं आज ही कोई ना कोई काम ढूंढता हूँ। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। इतना कहकर कुणाल घर से बाहर निकल जाता है। तभी रास्ते में एक गांव वाला दिखता है। कुणाल को देखकर वह आदमी उससे कहता है, अरे क्या बात कुणाल भैया, आज इतना सवेरे उठकर गांव में घूम रहे हो, कहीं तबीयत ना बिगड़ जाए। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मेरी मर्जी कि मैं देर से उठूं या जल्दी उठूं। तुम अपने काम से काम रखो ना। तुम्हारे बूढ़े बाप दूसरे के खेत में मजदूरी करके तुम्हारा और अपना पेट पालत, तुम्हें थोड़ा भी लाज शर्म नहीं लागत? बुढ़ापा में इतना काम करत है। यह सारी बातें सुनकर कुणाल को बहुत गुस्सा आता है और वह उसकी बातें अनसुना करके वहां से चला जाता है। वो जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पता नहीं ये गांव वाले अपने आप को क्या समझते हैं। जरा सा दिन भर काम क्या कर लेते हैं। मेरा तो मजाक उड़ाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ते। लेकिन मैं भी एक ना एक दिन इन्हें बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा। फिर देखता हूं कौन मुझे क्या बोलता है। अभी तो मुझे बहुत थकन हो रही है। मैं एक काम करता हूं, थोड़ी देर यही पेड़ की छांव में सो लेता हूं। इतना बोलकर कुणाल वहीं सो जाता है। तभी वहां से दूसरे गांव का पंडित गुजर रहा था। क्या मूर्ख इंसान है, काम करने के बजाय यहां आराम से सो रहा है। तुझे कोई काम नहीं है क्या? पंडित की बात सुनकर कुणाल की आंख खुल जाती है और वह उठकर बोलता है, अरे पंडित जी, दिक्कत क्या है आपको? आप मुझे शांति से सोने क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं काफी दिनों से देख रहा हूं तुम रोज यहां आकर सो जाते हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मुसीबत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। कैसी मुसीबत है पंडित जी? आप यहां से जाओ ना, मुझे शांति से सोने दो। मैंने तुम्हारे जितना आलसी आदमी अपने जीवन में कभी नहीं देखा। कोई ना कोई काम ढूंढने के बजाय तुम रोज यहां आकर सो जाते हो। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं गांव में काम ढूंढने ही निकला था, लेकिन गांव के एक आदमी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। इसलिए बस यहां बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था। अरे अलसी आदमी, यह क्यों नहीं कहता कि काम ढूंढने से निकला था लेकिन मन नहीं किया तो यहां पेड़ के नीचे आकर बैठा है। लेकिन तुझसे बात करके मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूं? मुझे और भी जरूरी काम है। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। वह एक बहुत विद्वान पंडित थे, लेकिन धीरज पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो फिर से सो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और कुणाल अपने घर जाता है। आज भी तुझे
कोई काम नहीं मिला ना? पिताजी, मैं काम ढूंढने ही बाहर निकला था, लेकिन गांव के पुनीता ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। बस इसलिए आज मुझे कोई काम नहीं मिल पाया। बेटा तू तो रोज ही कोई ना कोई बहाना बनाता है। भला किसी के बोलने से क्या होगा? अगर तूने काम ढूंढा होता तो तुझे जरूर मिल गया होता। पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सच में काम ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसने फालतू की बातें करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल फिर से जाऊंगा और कोई ना कोई काम जरूर ढूंढूंगा। इतना कहकर धीरज खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह खाना खाकर कुणाल काम की तलाश में निकल जाता है और हमेशा की तरह जंगल में जाकर उसके पेड़ के नीचे सो गया। उसके पिता ने समझा कर थक चुके थे। अब धीरे धीरे उनकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। एक दिन धीरज ने उठकर देखा तो उसके पिता अभी तक सो रहे थे। पिताजी, आप अभी तक सो रहे हैं? आप हमेशा मुझे कहते हैं कि जल्दी उठो, और आज आप खुद ही इतनी देर तक सो रहे हैं। आज तो आपने खाना भी नहीं बनाया है। भला मैं खाली पेट काम ढूंढूंगा कैसे? पिताजी उठिए, आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? अरे कुणाल बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है। तुम एक काम करो, बाहर में कुछ खा पी लेना, क्योंकि बेटा मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं बची कि मैं आज खाना बना सकूं। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? इतना कहकर कुणाल ने अपने पिता के सर पर हाथ फेरा तो पाया कि उनका शरीर बुखार से तप रहा था। पिताजी, आपको बहुत ज्यादा बुखार है। आपका पूरा शरीर जैसे तप रहा है। नहीं बेटा, बस मुझे हल्का सा बुखार है, एक दिन में ठीक हो जाऊंगा, तू मेरी चिंता मत कर। नहीं पिताजी, आपको ज्यादा बुखार है। आप मेरे साथ अभी डॉक्टर के पास चलिए। कुणाल तुरंत अपने पिता को गांव के ही एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर रामदीन का अच्छे से जांच करके कुणाल से कहता है, कुणाल, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उनके किडनी में इंफेक्शन है, इसलिए उनकी हालत ज्यादा गंभीर है। जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा, तभी तुम्हारे पिता ठीक हो पाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में तो बहुत पैसे लगते हैं ना। उसके लिए तुम्हें 60,000 रुपए जमा करने होंगे अस्पताल में। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं पूरे पैसे जमा कर दूंगा। ठीक है कुणाल, मैं तुम्हें तब तक कुछ दवाइयां दे देता हूं। वह अपने पिताजी को खिला देना, उन्हें कुछ राहत रहेगी। कुणाल रामदीन को लेकर घर वापस आ जाता है, लेकिन अब उसे अपने आलसपन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। धीरज आलसी जरूर था, लेकिन वह अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था। माँ के चले जाने के बाद उसके पिताजी ही उसका सहारा थे। अब वह अपने पिताजी को भी नहीं खोना चाहता था। आज रात का खाना धीरज ने ही बनाया, जो कुणाल हर रोज बिना किसी चीज की परवाह किए बिना सोए रहता था। आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसे उसके पिताजी की चिंता खाई जा रही थी। ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हो रहा है। माँ के जाने के बाद काश मैं पिताजी के कंधों पर इतना ज्यादा बोझ ना दिया होता। आज उनकी ये हालत मेरी वजह से ही है। लेकिन अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इतने सारे पैसे? अगर पिताजी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो मां की तरह वो भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुछ ना कुछ करके मुझे जल्दी से पूरे पैसे जमा करने ही होंगे। कुणाल रात भर इसी चिंता में डूबा रहा। सुबह होते ही वह गांव के मुखिया के घर। क्या बात है कुणाल, तू आज इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? इतनी सुबह तेरी नींद कैसे खुल गई? मुखिया जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा, तो तू यहाँ सुबह सुबह मुझे पैसे मांगने आया है? मुखिया जी, डॉक्टर ने कहा है कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को भी खतरा है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं दिन रात काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मेहनत और वह भी, तू जा किसको पागल बना रहा है? यह तो एक ना एक दिन होना ही था। बेचारा रामदीन तुझ जैसे भैंस को इतने दिन से पल रहा था, घर में बैठकर खिला रहा था। बुढ़ापे में इतना काम करेगा तो बीमारी तो होगी ही ना। मुखिया ने कुणाल को पैसे देने से साफ मना कर दिया। तब धीरज गांव के एक सेठ के पास जाता है। वह सेठ गांव का सबसे
अमीर आदमी था, उसके पास बहुत सारी जमीन थी। गांव का हर व्यक्ति कुणाल की आदतों से परिचित था। कुणाल को देखते ही सेठ मोहनलाल बोला, अरे वह भाई कुणाल, आज तू इतनी जल्दी यहाँ कैसे? सेठ जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सेठ जी, डॉक्टर ने कहा है कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को भी खतरा है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं दिन रात काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। इसके बदले चाहे आप अपने खेतों में मुझे जितने साल भी काम करवा लेना, मैं करने को तैयार हूं। अरे तुझे सुबह सुबह पागल बनाने को नहीं मिला था क्या? तुम्हें यह पूरा गांव जानता है। रोज अपने पिताजी से बोलकर निकलता है कि काम ढूंढने जा रहा हूं और दिन भर जंगल में सोया रहता है। तू खाकर अपनी थाली तो धो नहीं सकता, खेतों में क्या खा काम करेगा? सेठ की बातें सुनकर धीरज को अपनी आदतों पर बहुत पछतावा होता है और वह निराश मन से वहां से चला जाता है। आज भी कुणाल इस पेड़ के नीचे जाकर बैठा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर उदासी थी, आंखों में पछतावे के आंसू थे। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इतना आलस नहीं करना चाहिए था। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मेरे आलस की वजह से आज मुझे गांव में कोई भी काम देने को तैयार नहीं है और पिताजी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। लेकिन अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। पिताजी सही कहते थे, अपनी इसी आलस की वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुझे कोई रास्ता तो दिखाइए भगवान। तभी वह पंडित उस दिन फिर से उसी रास्ते से जा रहा था जिसने उसे दिन कुणाल को फटकार लगाई थी। उसने कुणाल को रोते हुए देखा तो वहीं रुक गया और उससे बोला, मैंने तुझे कहा था ना, तुम्हारे सर पर बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है और तूने मेरी बात को मजाक समझ लिया था। आपने बिल्कुल सही कहा था महाराज। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और गांव में हर किसी ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया है। देख मेरे बच्चे, इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता और तेरी मदद किसी ने इसलिए नहीं की क्योंकि तू बहुत बड़ा आलसी है। उनको इस बात का डर है कि उनके पैसे डूब जाएंगे। अगर आज तू कम कर रहा होता तो तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप मुझे मेरी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं पिताजी को खोना नहीं चाहता। उन्होंने कभी मुझे मां की कमी महसूस नहीं होने दी। ब्राह्मण ने देखा कि कुणाल को सच में अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वह अपनी गलती सुधारना चाहता था। इसलिए ब्राह्मण ने एक छोटी सी पोटली निकाली और कुणाल को देते हुए कहा, कुणाल, इस पोटली में जादुई भस्म है। इस भस्म को तुम हमेशा अपने पास रखना। इससे तुम्हारा सारा आलसपन दूर हो जाएगा और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम जानवरों की तरह दिन रात काम करके अपने पिता के इलाज के लिए बहुत जल्दी पैसे जोड़ लोगे। महाराज, क्या ऐसा सच में मुमकिन है? आपने मेरी इतनी मदद की है तो कृपया मुझे इतना बता दीजिए कि मैं कौन सा काम करूं जिससे मैं पैसे जोड़ पाऊं, क्योंकि इस गांव में तो मुझे कोई भी काम देने वाला नहीं है। इसे अपने पास रखना, तुम्हें रास्ता खुद ब खुद मिलता जाएगा। जैसे कि अभी तुम यहाँ जंगल में हो तो तुम्हें ढेर सारी लड़कियां मिल जाएंगी और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। और यहां से कुछ दूर जाने पर बहुत सारे फलों के पेड़ मिलेंगे। उन फलों को तोड़कर भी तुम बाजार में बेच सकते हो। कुणाल ने वे भस्म अपने पास रख लिया और ब्राह्मण वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। पंडित के कहे अनुसार कुणाल ने लकड़ियां जमा करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में उसने बहुत सारी लकड़ी जमा कर ली। अरे वाह, मैंने तो कितनी सारी लकड़ियां जमा कर ली है। सच में ये भस्म तो जादुई है। इससे तो मेरे पूरे शरीर में फुर्ती आ गई है। इतना कहकर कुणाल सारी लकड़ियां लेकर गांव में गया और उसकी सारी लकड़ियां बिक गई। शाम को कुणाल घर आया और उसने पैसे जोड़े तो पाया कि आज लकड़ियां और फलों को बेचकर उसे पूरे 5,000 मिल चुके थे। ऐसे तो मैं बहुत जल्दी और 55,000 रुपए जमा कर लूंगा। अब कल से मैं और दोगुना काम करूंगा ताकि पिताजी का इलाज जल्दी से जल्दी कर सकूं। अगले दिन सुबह होते हैं कुणाल जंगल से लकड़ियां लेकर गांव में आ गया।
इस तरह से कुणाल को दिन रात काम करते देख गांव वाले हैरान थे। इस तरह दिन रात जानवरों की तरह काम करके एक हफ्ते में ही कुणाल ने 40,000 जमा कर लिए थे। ईश्वर की कृपा से 40,000 रुपए तो जमा कर लिए हैं मैंने, लेकिन अब मुझे 10,000 रुपए और चाहिए। मुझे जल्द से जल्द ये पैसे भी जमा करने होंगे। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। पिताजी की तबीयत भी और भी खराब होती जा रही है। रामदिन के पास जाकर देखा तो उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब थी। खांसी ने रामदिन को अंदर से और तोड़ कर रखा था। वह बहुत कमजोर हो चुका था। यह सब देखकर कुणाल और चिंतित हो गया। मुझे कल ही पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। मैं कल ही सेठ जी के पास फिर से जाऊंगा काम मांगने। हो सकता है इस बार वो मुझे काम दे दे। अगले दिन फिर से कुणाल सेठ के पास जाता है। सेठ जी, उस दिन तो आपने मुझे आलसी कहकर भगा दिया था, लेकिन मैंने पूरी मेहनत करके 40,000 रुपए जमा कर लिए हैं। अब सिर्फ 10,000 रुपए घट रहे हैं मालिक। कृपया मेरे पिताजी के जान के खातिर मुझे काम दे दीजिए। उनकी तबीयत बिगड़ी जा रही है। मैं दिन रात काम करूंगा मालिक। कृपया मुझे कम पर रख लीजिए। अच्छा ठीक है कुणाल, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे खेतों को जोतना पड़ेगा। जितने बीघा खेत तुम जोतोगे उतने 1,000 में तुम्हें दूंगा। मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, तो मैं अभी से ही काम शुरू कर देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। दिल में अपने पिताजी को बचाने की उम्मीद लिए हुए कुणाल खेतों में हल चलाना शुरू कर देता है। दिन भर बिना आराम किया वह खेतों में काम करता रहा। उसकी मेहनत का पसीना यह गवाही दे रहा था कि उसके दिल में पछतावे की आग जल रही है। दिल में अपने पिताजी की जान बचाने की आस लिए हुए वह काम करता रहा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कुणाल अभी भी काम कर रहा था। अगले दिन सुबह सेठ अपने खेतों पर आया तो उसने देखा कि कुणाल अब तक काम कर रहा था। वो अपने 10 बीघा खेत को जोता हुआ देखकर हैरान रह गया। अरे वह लड़के, तू इतनी मेहनत करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। तूने कल से बिना आराम किए मेरे 10 बीघा खेत को जोत दिया। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। आज ही तुम अपने पिताजी का इलाज करवा लो। कुणाल तुरंत वह पैसे लेकर अस्पताल में डॉक्टर के पास जमा कर देता है और अपने पिताजी का इलाज करवाता है। कुछ दिन बाद ही कुणाल के पिता पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। बेटा, आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है तुझ पर। आज तेरी वजह से मेरी जान बच पाई है। आज तूने मुझे नई जिंदगी दी है। पिताजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? माँ के जाने के बाद आपने ही तो मुझे पाला है। रामदीन के ठीक हो जाने के बाद भी कुणाल ने अपना काम नहीं छोड़ा। कुणाल को अब समझ आ गया था कि सच्चा चमत्कार किसी चीज में नहीं बल्कि इंसान की लगन और आत्मविश्वास में होता है।